अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है डिस्टर्बिंग एस्केलरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और इसके राइटर हैं सर जाहिद हुसैन, और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ओपिनियन। इसमें आपको कोटेशंस मिलेंगी, रेफरेंस मिलेंगे फॉरेन मैगज़ीन के। इसके अलावा आपको याद है कि पाकिस्तान में अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की, तो कुलभूषण का और अभिनंदन का आपको पता होगा, उसका बड़ा अच्छा रेफरेंस इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा अगर वार होती है तो उसका आउटकम क्या होंगे, उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और हमारे पास कोटेशंस आती हैं। बहुत अच्छा लिखा गया है इसे, और आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ नोट डाउन करनी है। मैम मलिहा लोधी का लेक्चर मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि उसमें वही सारी बातें थी उस ओपिनियन में जो हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि पहलगाम में अटैक हुआ है, इंडिया वालों ने ये किया, अब उसके मतलब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ब्लेम गेम शुरू कर दी, और पानी बंद कर दिया, बॉर्डर्स बंद कर दी, इस तरह की चीज़ें। और इन्हें रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने क्या किया, वही सारी जो बातें थी ना वो डिस्कस की गई थी। लेकिन इस ओपिनियन में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके लिए न्यू होंगी, और इनको आपने रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है। टॉपिक हमारा हमारा रहेगा पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन, और ये वाला टॉपिक पूछा जाता है पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में, पॉलिटिकल साइंस में। और जिन्होंने इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह के जो सब्जेक्ट है ना उसमें आपने इस डाटा को इस्तेमाल करना है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड ना मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था जो कि था कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंडस वाटर सस्पेंशन, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। तो उसको आपने लाजमी सुनना है, वो भी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट ओपिनियन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के ओपिनियन को, और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, दी वार क्लाउड्स हैव थिकन्ड विद इंडियाज़ राइजिंग बिलियोसिटी। बिलियोसिटी का मतलब होता है एग्रेशन, नफ़रत, या फिर किसी को जंग लड़ने पर मजबूर करना, झगड़ा करने पर मजबूर करना। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है ना वो नफ़रत का शिकार हो चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ चुका है, और बात जो है ना वो जंग तक पहुँच चुकी है। दी टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम इन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड द मास्कर। मास्कर का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके कत्ल कर देना। ऑफ सम 2 dozen tourists seem to have provided the excuse the Modi government has been looking for to escalate। escalate का मतलब होता है किसी चीज़ में इजाफा कर देना। इट्स वार मॉन्गरिंग। वार मॉन्गरिंग एक टर्म है, और इसका मतलब होता है कि ना किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर देना, अग्रेशन पैदा कर देना। जैसे कि जो अगर हम मोदी की गवर्नमेंट की ही एग्जांपल लें तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उनके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के दिलों में नफ़रत पैदा करने पर लगा होता है वो। तो इसी तरह जो है ना यहाँ पर बात की गई है कि जैसे पहलगाम पर अटैक हुआ और बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। जिंगोइज़्म हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स। जिंगोइज़्म का मतलब होता है सिर्फ अपने मुल्क को बेहतर समझना और सिर्फ अपने मुल्क के बारे में बात करना। एक्सट्रीम लेवल का पैट्रियोटिज़म। हैज़ रीच्ड न्यू हाइट्स, रैशनल वॉइसेस आर बीइंग ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, इन अ कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है जो नाखुशगवार आवाज़ें होती हैं ना उसमें। ऑफ इंसैनिटी, इंसैनिटी कहते हैं बेवकूफ़ी को। और यहाँ पर रैशनल से मुराद है जो लॉजिक रखते हैं, और लॉजिक क्या है कि वहाँ पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट गए हुए थे। तो कहाँ पर थे उनके सोल्जर्स, जबकि कश्मीर है, इंडिया हेल्ड कश्मीर में ये अटैक हुआ है, तो वहाँ पर तो आर्मी होती है हर वक्त। तो उस टाइम पर आर्मी कहाँ पर थी, वहाँ पर कोई भी आर्मी नहीं थी। तो ये जो लॉजिक्स है ना ये दबकर रह गए हैं इन कैकोफोनी वॉइसेस में। और मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कि पानी बंद कर दो, कोई कह रहा है कि जंग शुरू कर दो, इस तरह के वो जो नारे लगा रहे हैं ना, बल्कि इंडियंस जो हैं वो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो और जब ये जो लॉजिक लेकर आते हैं इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो इनकी आवाज़ें जो हैं वो दबकर रह गई हैं। आप ये वाला रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकती हो कि वहाँ पर कहाँ पर थे सोल्जर्स उनके, जो कि उनकी हिफाजत के लिए खड़े थे वहाँ पर, और उस टाइम पर ही क्यों गायब हुए वो। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ ऑलरेडी हीटिंग अप विद द एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स। ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को। न्यू दिल्ली इज़ बिल्डिंग अ केस फॉर इट्स एग्रेशन। एग्रेशन कहते हैं नफ़रत को, शिद्दत को, बाय ट्राइंग टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक। और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया जो है वो एक नई नफ़रत पैदा कर रहा है लोगों के दरमियान में, ब्लेम करके पाकिस्तान को फॉर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक।
बट इट हैज़ फेल टू सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है प्रूव करना। इट्स एलिगेशन, एलिगेशन कहते हैं इल्ज़ाम को, लेकिन वो फेल हो चुके हैं, वो कोई भी प्रूव नहीं दे सके, साबित नहीं कर सके कि ये वाकई पाकिस्तान ने किया है। द मेजर रीज़न फॉर इंडियाज़ वेहीमेंस, वेहीमेंस कहते हैं फोर्स को, इज़ डैट द टेरर अटैक हैज़ शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हिला देना, शॉक कर देना। दी नरेटिव्स that the situation in occupied Kashmir is completely normal and that the people have accepted New Delhi's decision to abrogate. Abrogate का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। The held territory autonomous status, आपको पता है आर्टिकल 370 का, अगर आपको नहीं पता तो आपने आर्टिकल 370 पढ़ लेना है लास्ट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने पाकिस्तान, इंडिया या कश्मीर का लिखना है ना, तो आपने आर्टिकल 370 का रेफरेंस लाजमी ऐड करना है। द मोदी गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट्स ओन इंटेलिजेंस फेलियर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है ना, तो हमारे कंट्रीज़ क्या करते हैं, मतलब इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ना ब्लेम गेम चलाना शुरू कर देते हैं और अपने गलतियों को कंसीडर नहीं करते, उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और अवाम भी इस तरह की है माशाल्लाह से कि उनको जो कह दिया जाता है ना, वो उस पर यकीन कर लेती है, लॉजिक नहीं रखती है। तो जैसे कि पहलगाम पर अटैक हुआ और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि ये पाकिस्तान ने किया और सारी अवाम सड़कों पर आ गई। इसी तरह जब पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हुआ, इंसिडेंट हुआ, हाईजैक कर ली गई ट्रेन, तो उन्होंने कह दिया कि ये इंडिया ने किया है और पाकिस्तान के अवाम ने समझ लिया कि ये इंडिया ने ही किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ब्लेम गेम बहुत बुरी चीज़ है। इसके ऊपर हमें जो है ना वो फ़ोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक विल रखनी चाहिए अपनी गलतियों को, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर को कंसीडर करने की और उसमें करेक्शन करने की, कि हम इनको जो है वो मजबूत करें, अपनी इंटेलिजेंसी को, अपनी सिक्योरिटी को, और ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इसको ख़त्म करें। अच्छा, अब इससे आगे ना हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़ने हैं ना, वो वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ फोकस करना है हमने रेफरेंस पर और बातों पर कि इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है। तो ये जो पहला पैराग्राफ आता है ना, सम इंडियन एनालिस्ट वाला, इसमें ये बात लिखी गई है कि कुछ इंडियंस इस बात पर बिलीव रखते हैं कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में, ये पॉसिबल नहीं था विदाउट लोकल सपोर्ट फॉर द मिलिटेंट्स, मतलब इसमें लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व है। और इसके बाद राइटर ने यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दी, ये वाला आपने नोट डाउन करना है क्योंकि ये हमारे पास एक मैगज़ीन का रेफरेंस आ रहा है, फॉरेन मैगज़ीन का, कि अकॉर्डिंग टू दी न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया हैज़ नॉट ऑफिशियली आइडेंटिफाइड एनी ग्रुप एज हैविंग कैरिड आउट दी मास्कर एंड इट हैज़ पब्लिकली प्रेजेंटेड लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट इट्स क्लेम दैट पाकिस्तान वाज बिहाइंड इट। और ये इतना इम्पोर्टेंट रेफरेंस है जो हमारे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं था और ना ही पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि उनकी खुद की इंटेलिजेंस फेलियर है जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और इस मैगजीन में ये रेफरेंस दिया गया है कि इंडिया ने ऑफिशियली कोई भी ग्रुप जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जो कि जिसने ये काम किया है, जिसने पहलगाम पर अटैक किया है, और इसके अलावा उन्होंने पब्लिकली जो है वो एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं किए हैं कि जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। तो मतलब ये सिर्फ एक हवा में बातें की गई हैं और जो अवाम है वो लॉजिक को सुन नहीं रही है और प्रोटेस्ट कर रही है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने गौर से सुनना है और ये वाली चीज़ें भी आपने नोट डाउन करनी है। इसमें ये बात लिखी गई है कि इंडिया में अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है पहलगाम टेररिस्ट अटैक को लेकर और अभी तक कोई भी उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला है। लेकिन दी मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी शख्स को या किसी स्टेट को ना इस तरह शो करवाना कि ये इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह के मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया कि ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन द टेररिस्ट अटैक। टू बैक देयर असर्शन, टू बैक का मतलब है सपोर्ट करना, देयर असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट साइटिंग ऑफिशियल्स इन द ब्रीफिंग टू डिप्लोमेट्स एट द फॉरेन मिनिस्ट्री, इंडियन ऑफिशियल्स हैव डिस्क्राइब्ड पाकिस्तान पास्ट पैटर्न ऑफ सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप। अब ये वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो किस बेस पर दी? उनकी जो असर्शंस थी, जो उनके स्टेटमेंट थी, उनको सपोर्ट करता था पाकिस्तान का पास्ट में पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता आ रहा है। या फिर आप कह लें कि उन्होंने जब पाकिस्तान का रैंक देखा होगा कि पाकिस्तान का रैंक जो है वो सिर्फ नीचे से दूसरे नंबर पर है टेररिस्ट में, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर टेररिज्म है या टेररिस्ट है, तो इस बेस पर उन्होंने अपनी ये वाली स्टेटमेंट दी है।
इसके बाद राइटर ने लिखा है कि बड़ी मज़े की बात है, दिलचस्प बात है कि सिर्फ जो है ना कुछ घंटों में विद इन आवर्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक न्यू दिल्ली अनाउंस अ सीरियस ऑफ पुनिएटिव कहते हैं हार्श, सख्त किस्म की एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान के सिर्फ अभी 1 घंटा या 2 घंटे ही हुए थे। और जो ये वाला जो उनकी गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम कैंपेन्स चलाएंगे, हम जो है वो जंग शुरू कर देंगे। इस तरह की उन्होंने बातें की। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि ना आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट हुई है, आपने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, अवाम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये किस बिना पर आप ये सारा काम कर रहे हो? वाइल एड्रेसिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन बिहार, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वार्नड ऑफ अनइमेजिनेबल पनिशमेंट फॉर द अटैकर्स एंड देयर बैकर्स। बैकर्स का मतलब होता है सपोर्ट करने वाले। तो जो है ना उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने क्या कहा कि अनइमेजिनेबल पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये अटैक करवाया है या इस अटैक को सपोर्ट किया है। तो ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी, आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आता है हमारे पास तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हमें एक और एंगल मिलते हैं जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन करना है आपने लाजमी। इट्स अपेरेंट दैट द मोदी गवर्नमेंट्स वार क्राई अगेंस्ट पाकिस्तान इज़ एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन फ्रॉम इट्स ओन फेलियर इन द ऑक्युपाइड टेरिटरी। मतलब ये कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि ये अटैक उन्होंने करवाया। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड्स अटेंशन को हटाना चाहता था, डाइवर्ट करना चाहता था फ्रॉम इट्स ओन फेलियर इन दी ऑक्युपाइड टेरिटरी। पहले तो उस टेरिटरी में इतनी ज़्यादा आर्मी रहती है, लेकिन जब अटैक हुआ है तब आर्मी कहाँ पर थी। और इसके अलावा आप जो है ना इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत पॉइंट्स मिलेंगे और बाकायदा एविडेंस मिलेंगे कि एक तो उनकी आर्मी तब वहाँ पर कम थी और 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे वहाँ पर। और उनको बगैर, जबकि पता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, वहाँ पर इस तरह के अटैक्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको उस एरिया को बगैर आर्मी के छोड़ देना। और जब ये अटैक होना तो वहाँ पर कोई भी आर्मी भी नहीं थी वहाँ पर, और सिर्फ लोकल जो कम्युनिटी थी उन्होंने उनकी मदद की, उनको हॉस्पिटल्स लेकर गए और जिस तरह भी उनको पहुँचाया। सिर्फ लोकल कम्युनिटी ने उनकी मदद की, वहाँ पर आर्मी नहीं थी। और आसपास हॉस्पिटल भी नहीं था कोई, सुनने में ये आया था, मैंने उनके कुछ न्यूज़ देखी थी जिन्होंने काफ़ी लॉजिक के साथ बात की थी। तो आपने भी इसी तरह जो है ना इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए सर्च करनी है और एविडेंस इकट्ठे करने हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब गवर्नमेंट को पता चलता है ना कि सवाल उठेगा उसकी गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी आर्मी के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, अपनी फेलियर दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये सारी कहानी होती है इसमें। और इसी तरह आपने ये वाला पॉइंट लाजमी लिखना है कि मोदी ने भी इसी तरह ही किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि अपनी फेलियर को पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया ताकि उसकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी सवाल ना उठा पाए। अब हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे वाला पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाली बात लिखी गई है मेनली के जो है, मतलब जैसे दो साउथ एशियन नेशंस हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, और दोनों जो हैं इनका आपस में जो है ना वो यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों यूनाइट हो जाती है ना तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, हम टेररिस्ट के साथ लड़ सकते हैं। ये मैं वैसे आपको अपने पास से बता रही हूँ, इसमें लिखा नहीं हुआ। तो बहुत कुछ हो सकता है अगर हम आपस में जो है वो यूनिटी ले आएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो हम जो हैं वो ऑन द ब्रिंक ऑफ कन्फ्लिक्ट पर खड़े हैं। मेनी टाइम प्रीवियसली, पहले भी हम जो है हमारी आपस में बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं। और इसके बाद राइटर ने लिखा है कि बट द सिचुएशन टुडे appears to be far more serious with the cessation कहते हैं एंड गो ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक चैनल बिटवीन द टू कंट्रीज। अब जितने भी, पहले तो हमारी फिर भी कोई बातचीत हो जाती थी ना, अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि हमारे आपस में कोई बातचीत हो पाएगी। अब देखिए, SCO मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में पिछले साल, आपने उसमें भी उसमें जब आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो जयशंकर था शायद उनका नाम। तो आपने जो है ना उनका जो है रेफरेंस अब ये वाला ऐड कर सकते हो कि तब हमें लग रहा था कि इनके हालात बेहतर हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के, क्योंकि डिप्लोमेटिक बातचीत होगी हमारी और हम अपने मसले बातचीत से हल कर लेंगे। लेकिन अब ये वाली उम्मीद भी नहीं रही है हमें कि हमारे जो मसाइल हैं वो बातचीत से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बगैर सोचे हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम भी सेम इसी तरह करते हैं, और इस तरह जो है वो किसी भी स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते।
इसके बाद आ जाएँ आप अगले पैराग्राफ पर। अच्छा, अगला पैराग्राफ वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ना ये स्किप हो गया है, काफ़ी वर्ड्स इसके ना रिमूव हो गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि मैं जब भी गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ ना किसी भी ओपिनियन का, तो वो काफ़ी वर्ड्स स्किप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसमें ये लिखा गया था कि इंडियाज़ डिसीजन टू यूनिलेटरली सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी विच हैज़ सर्वाइव्ड 3 वार्स बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इज़ ओमिनियस। ओमिनियस मतलब खतरे में है, कि इंडिया का ये जो इंडिविजुअली उन्होंने फैसला कर लिया ना कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना है, ख़त्म कर देना है। ये वैसे तो ट्रीटी 3 मेजर वार्स हुई हैं पाकिस्तान में, तब तो ये सर्वाइव रही है, मतलब कि इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ये बात नहीं की कि हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देना है। लेकिन अब इस पहलगाम अटैक के बाद ना ये खतरे में है। ऑल्दो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ब्लॉक द वाटर फ्लो, ये पॉसिबल नहीं है। और लीगल एस्पेक्ट हम पढ़ चुके हैं, उसको आपने लाजमी सुन लेना है कि किस आर्टिकल के तहत वो ये काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान सी इंडिया रेकलेस एक्शन एज आ डिक्लेरेशन ऑफ वार। और ये पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर वो ऐसा करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करते हैं या फिर वाटर फ्लो को रोक देते हैं ना, तो वो एक जंग का ऐलान करते हैं। इस्लामाबाद हैज़ अनाउंस इट्स ओन रिटेलिएटरी एक्शन। अब उन्होंने जो एक्शन लिए तो पाकिस्तान ने भी उनके रिस्पॉन्स में बदला लेने के लिए हिट बैक किया उनको, और उनकी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बंद की हैं। अब आगे वाला पॉइंट है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 2019 का ना एक रेफरेंस है, जब अभिनंदन का एयर क्रैश हुआ था, और उसमें जो है वो उनको पकड़ लिया था, चाय वाला, आप सबको पता होगा। खैर, तो वो सारी जो है ना उसमें ये वाली बातें लिखी गई हैं कि हमने तो सबूत के साथ पकड़ा था, और 2016 में हमने जो है वो कुलभूषण को पकड़ा था। तो हमने तो ऐसे कोई भी काम नहीं किया, जबकि ये ऐसा करते हैं कि न्यू दिल्ली सीम्स टू हैव फॉरगेटन द लेसन्स ऑफ इट्स 2019 air incursion and Pakistan's swift response that downed an Indian fighter plane। तो इंडियन फाइटर प्लेन पकड़ा था पाकिस्तान ने, और उसमें अभिनंदन थे। और ये वाला बाकी सारी कहानी आपको पता है, आपने इसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर लेना है। इट वाज अमेरिकन डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, और तब जो है अमेरिका ने इंटरवेंशन की थी, मुदाखलत की थी, और जो है ना सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने से बचा लिया था, और ताकि ये ना हो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर जंग स्टार्ट होती है तो फिर ख़त्म नहीं होती है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, रशिया की और यूक्रेन की वार कब से चल रही है, तो ख़त्म ही नहीं हो रही है अभी तक। इसी तरह मिडल ईस्ट में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग कब से शुरू है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये जंग अगर शुरू हो जाए ना, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे इसी तरह की बातें लिखी गई हैं। और आगे ना ये वाला पॉइंट आपने लाजमी लिखना है कि द बिलीव दैट वार कैन प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। इट्स मच ईजियर टू स्टार्ट अ वार देन टू एंड इट। कि जंग शुरू करना बहुत आसान काम है, लेकिन एंड करना उतना ही मुश्किल है। एग्जाम्पल हमारे सामने है रशिया की, यूक्रेन की, और इसके अलावा मिडल ईस्ट में अगर हम देख लें ईरान और सऊदी अरब की, और उसको क्या कहते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की। तो ये सारी जंगें जो है ना वो स्टार्ट तो बहुत आसानी के साथ हो गई हैं, लेकिन अब तक ख़त्म नहीं हो पा रही हैं इसको। हाउ एवर पावरफुल अ कंट्री मे बी, इट कैन नॉट कमांड द आउटकम। तो यही सारी बातें आपने ये वाली लाइन तो आपने लाजमी लिखनी है कि जंग करना आसान है, लेकिन शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन एंड करना उतना ही मुश्किल है। देयर आर सो मैनी लेसन्स टू बी लर्न फ्राम वेरियस वार्स इन रिसेंट हिस्ट्री। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दे दिए हैं, रशिया यूक्रेन की, और इसके अलावा मिडल ईस्ट की, विच एंडेड इन ह्यूमिलेशन इवन इफ़ फॉर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़। कितनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन होती है वहाँ पर, इंसानियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर। जैसे कि फ़लस्तीन की एग्जांपल ले लें, 46,000 प्लस लोगों को वहाँ पर जो है वो शहीद कर दिया गया। इतनी बड़े नंबर हैं ये। तो और वहाँ पर जो है इंसानी इमदाद भी नहीं उनको पहुँचने दी जाती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अगर वार स्टार्ट होती है ना, तो हमारी कंडीशन भी इस तरह की हो सकती है। वन कैन नॉट बट एग्री विद द वर्ड्स ऑफ एन इंटरनेशनल डिप्लोमेट दैट। ये वाला पॉइंट भी आपने लाजमी नोट डाउन करना है कि द मोर द कन्फ्लिक्ट गोज़ ऑन, द मोर डिफ़िकल्टी इट विल बी टू हैव अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन। कि जितना कन्फ्लिक्ट आप बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ही मुश्किल होता जाएगा आपके लिए डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लेकर आना। डिप्लोमेटिक मतलब बातचीत करना।
इसके बाद आप अगले पैराग्राफ पर आ जाएँ। अगला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बात लिखी गई है कि द इल्यूजन ऑफ अचीविंग क्विक मिलिट्री सक्सेस ऑफ्टन लीड टू एंडलेस क्यूगमर्स। क्यूगमर्स कहते हैं मेस को। मतलब कि आप पहले तो ये सोच लेते हो कि हम मिलिट्री सक्सेस के थ्रू जो है वो बहुत जल्दी नताइज लेकर आएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक बार जंग शुरू हो गई तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और ये लीड करती है टू एंडलेस मेस। इतना ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद लोगों को हिजरत करना पड़ती है। इसके अलावा कहत साली पड़ जाती है, फसलें नहीं उगती हैं, खून खराबा, इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाता है। मतलब इस तरह की सारी सिचुएशन जो है ना, आपको एक बड़ा मेस हैंडल करना पड़ता है। और इसके बाद राइटर ने लिखा है कि देयर हैव लॉन्ग बीन ब्लेमिंग ईच अदर ऑफ फाइटिंग अ प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार ये होता है कि दो कंट्रीज़ ना आपस में आमने सामने तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी वार्स करवा रहे हैं, मतलब किसी का इस्तेमाल करते हुए किसी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ इसी तरह एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, जैसे हमने किया जाफर एक्सप्रेस का कि ये ट्रेन हाईजैक करवाई है इंडिया ने हमारी इंटरनेशनल इमेज को ख़राब करने के लिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का इशू है हमारा चल रहा, तो ये जो अटैक यहाँ पर करवाया गया ना, ये करवाया है पाकिस्तान ने। तो ये जो है ना एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, फाइट करते हैं सिर्फ प्रॉक्सी वार की वजह से। दिस स्लोगन ऑफ पनिश पाकिस्तान और पनिश इंडिया ओनली क्लोज द डोर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इशू। आउटस्टैंडिंग का मतलब वैसे होता है एक्सीलेंट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है निगलेक्ट किए जाना या ऐसे मसले जिसको बहुत अरसे से सॉल्व ना किया गया हो। तो ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, जैसे इंडिया अब प्रोटेस्ट चल रही है इंडिया में, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पनिश करें, इसी तरह पाकिस्तान वाले करते हैं कि इंडिया को पनिश करें। ये जो एक दूसरे को स्लोगन्स है ना, एक दूसरे को पनिश करने वाले, ये क्लोज कर देते हैं उन दरवाज़ों को फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इशूज़। टेररिस्ट इशू है पाकिस्तान को, आपने जब ब्लेम गेम ही चला दी है तो फिर उसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम? अवाम को तो पता है कि ये काम इंडिया वालों ने कर दिया है, लेकिन अब हल क्या है? हल ये नहीं है, जंग हल नहीं होता किसी भी चीज़ का। हल होता है उस मसले को हल करना डिप्लोमेटिकली, और वो आप करते नहीं हो। इसके बाद आ जाएँ आप अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ बहुत खूबसूरत लिखा गया है। इसमें ये बात की गई है और बहुत अच्छी बात की गई है कि व्हाट हैपन इन पहलगाम, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ है मस्ट बी कंडेम। मतलब उसकी मजम्मत करनी चाहिए, हर इंसान को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वहाँ पर जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बगैर आप ये ना देखें कि ये हिंदुओं पर हुआ है और वो देखें कि ये तो मुसलमानों पर हुआ है, हमारा सर दर्द नहीं है। आप ये देखें कि ये अटैक इंसानियत पर हुआ है। बट द ट्रेजिडी शुड नॉट बी यूज फॉर द वार मॉन्गरिंग। वार मॉन्गरिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ बोलना कि ये इसने करवाया, ये इसने करवाया, मतलब वही ब्लेम करना है एक दूसरे को। तो ये जो जो इस तरह के फिर अटैक होते हैं, जो ट्रेजिडी होती है ना, उसको फिर इस तरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। आगे राइटर ने लिखा है कि देयर इज़ आल्सो अ लेसन फॉर पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ लेसन पाकिस्तान को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ना कोई वार मॉन्गर्स की कमी नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कि ना ब्लेम करते रहते हैं किसी दूसरे मज़हब को, किसी दूसरी कास्ट को। मतलब अपनी गलती आपने खुद नहीं माननी, बल्कि जो है ना वो दूसरों पर डाल देने कि ये काम इसने किया है। तो ये काम जो है ना, ये पाकिस्तान के अवाम को भी सीखने की ज़रूरत है। और इसके बाद राइटर ने लिखा है कि देयर इज़ अ नीड टू अडेप्ट अ मोर रैशनल अप्रोच इवन इन द फेस ऑफ प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जिसकी वजह से हमें गुस्सा आए। तो इसी तरह जो है ना हमें रैशनल अप्रोच की तरफ जाना है, मतलब अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। और इवन इन द फेस ऑफ प्रोवोकेशन, इवन वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके बाद भी हमने वार की तरफ नहीं जाना है, बल्कि डिप्लोमेटिकली या फिर कम्युनिकेट कर कर इस मसले को हल करना है। आगे लिखते हैं राइटर कि देयर इज़ अ नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि आप बिल्कुल किसी किनारे पर आ गए हो कि अब ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म कर देना हमने, तो हमें जो है ना वो स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, एक कदम पीछे ले लें हम, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आगे वाला जो है ना ये वाला पॉइंट, इसको ना इसके मैंने 2 पॉइंट निकाले थे, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना कि द आउटकम ऑफ वार। अगर जंग होती है तो आउटकम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इज़ ऑलवेज अनसर्टन। मतलब बेयकीन होते हैं, हमें नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। एंड फाइटिंग ऑफ्टन प्रोड्यूस अनइटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि अगर कोई भी किसी के भी दरमियान में जंग हो रही है, दो लोगों के, दो मुल्कों के दरमियान में, और उसका जो रिज़ल्ट होता है ना हमेशा वो अनइटेंडेड होता है। मतलब इरादे के साथ नहीं होता कि ये बंदा ही जीतेगा। अनइटेंडेड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर वार टू एक्सपेंड बिकम कॉस्टली। मतलब कि ये जो वार है ना ये हमें महंगी भी पड़ सकती है
और इसके अलावा लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, और इसके अलावा लंबी भी हो सकती है। आपको स्टार्टिंग में एक कोटेशन मिली थी ना कि वार स्टार्ट करना तो बहुत आसान काम है लेकिन ख़त्म करना उतना ही मुश्किल है, और अगर हमारी तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही इतनी बुरी है और अगर जंग लगती है तो हमने इतना पैसा कहाँ से लेके आना है, तो ये हमारे लिए बड़ी कॉस्टली होगी। पहला पॉइंट आपके पास ये आता है। द ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ सर्टनली मेड कम्युनिकेशन मोर डिफ़िकल्ट। ये आपके पास दूसरा पॉइंट है कि अगर ये डिप्लोमेटिक ब्रेक डाउन होता है, ये टाइज़ आपस में ख़राब हो जाती है ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो बाद में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने सिचुएशन को कंट्रोल करना है ना तो हमें अभी ही डिप्लोमेटिक वे का या इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंग शुरू होती है तो फिर बाद में हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। बट देयर आर अदर इंटरनेशनल चैनल्स दैट शुड बी यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। ब्रिंग डाउन मतलब कम कर देना, दी टेम्परेचर मतलब गुस्सा, एग्रेशन, एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर डायलॉग। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मतलब जो सुपर पावर्स हैं, जैसे चाइना आ जाए, इंडिया आ जाए, सॉरी चाइना आ जाए, यूएस आ जाए, यूरोपियन यूनियन वाले आ जाएं और वो आकर हमें कहें कि आप ना इस तरह ना करें बल्कि बातचीत करें, क्या मसले हैं आपके साथ, कौन प्रॉक्सी वार्स करवा रहा है, कौन क्या आपके आपस के जितने भी मसाइल हैं उसको बातचीत करें, सामने रखें और इसको सॉल्व करें। और ये हम इंटरनेशनल चैनल्स का भी सहारा ले सकते हैं। ये तीनों पॉइंट आपने नोट डाउन करने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वाली बात लिखी गई कि 2002 में भी ना ऐसा ही हुआ था कि हमें ऐसा लगता था कि जंग बस होने वाली है और ऐसी होगी, फुल फ्लेज वार होगी बिटवीन द टू कंट्रीज़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग जो है वो नहीं हुई, और ना सिर्फ जंग रुकी, नॉट ओनली वाज वार प्रिवेंटेड बट अ मोर सब्सटेंसिव पीस प्रोसेस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वाज आल्सो विटनेस। और ना सिर्फ जंग रुकी बल्कि इन दोनों के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो गए और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में पीस भी आ गया, मतलब सुकून भी आ गया, जंग नहीं हुई, डिप्लोमेटिकली बातचीत भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये हुआ कि जब मोदी गवर्नमेंट आई, वाज क्लोज ऑल एवेन्यूज़ फॉर निगोसिएशन। तब जब मोदी गवर्नमेंट आई तो वो थोड़े से एक्सट्रीमिज़म ले आए और इन्होंने जितने भी रास्ते थे नेगोशिएट करने वाले, बातचीत करने वाले, कम्युनिकेट करने वाले डिप्लोमेटिकली, वो सारे बंद कर दिए दरवाजे। और बस हम जब भी बात करते हैं लड़ाई करने के लिए करते हैं। इंडिया इज़ अंडर द इल्यूजन दैट इट वाज that it has the military superiority to dismantle Pakistan. New Delhi has chosen this time to escalate matter when the world is preoccupied with other major conflict। मतलब ये कि इंडिया ये समझता है कि उसकी जो मिलिट्री है वो सुपीरियर है पाकिस्तान की और वो पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये सब कुछ इस हालात में हो रहा है जब न्यू दिल्ली हैज़ चूजन दिस टाइम, और न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ने ये इस वक्त ये सारा काम करना शुरू किया है जबकि दुनिया जो है वो पहले ही एक जंग में है, पहले ही एक कन्फ्लिक्ट में है। जैसे कि ऊपर वेस्टर्न को देख लें तो यूक्रेन और रशिया है, मिडल को देख लें, मिडल ईस्ट को, तो पाकिस्तान वो आ जाता है, इसराइल और फ़लस्तीन आ जाता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो भी इसी तरह के ही हैं। अब इंडिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। मतलब ये सारी ओवरऑल सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की। इकॉनमी को देखें तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, तो सिचुएशन जो है वो दुनिया पहले ही एक कन्फ्लिक्ट से गुजर रही है। बट इट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द फ्लेम्स ऑफ वार कुड आल्सो कोस्ट इंडिया डेयरली। लेकिन जब ट्रंप आए थे ना तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, अपनी इकॉनमी को बड़ा अच्छा कर दूंगा, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करूंगा, अमेरिका फर्स्ट करूंगा, सब कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को ही हुआ है टैरिफ लगाने का। इसी तरह इंडिया ये समझ तो रहा है कि मैं जंग करूंगा, इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा, मेरी मिलिट्री बड़ी अच्छी है और मैं जीत जाऊंगा इस तरह का, लेकिन उसको बाद के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि इस फ्लेम्स में वो भी आ सकता है, उसको भी उतना ही नुकसान होगा जितना पाकिस्तान को होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन था, आपने सारी चीज़ें लाजमी नोट डाउन करनी है जितने भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर अब हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ओपिनियन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।